दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 21,87,482 हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 6,36,761 पहुंच गई है। आपको बता दें कि अच्छी बात यह है कि 15,06,413 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 43,844 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, वहां पर अब 5,03,084 मामले हो गए हैं, जबकि तमिलनाडु में 2,96,901 मामले हैं और आंध्र प्रदेश में 2,27,860 मामले हो गए हैं। कर्नाटक में 1,72,102 मामले हो गए, जबकि दिल्ली में 1,45,427 मामले हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि 8.5 करोड़ किसानों के खातों में भेजे गए हैं 17,000 करोड़ रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों को बलराम जयंती, हल छठ और दाऊद जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, सभी देशवासियों को विशेष रूप से किसान भाई बहनों को बलराम जयंती की, हल छठ और दाऊद जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी ने किसान भाइयों की सहायता के लिए छठी किस्त जारी कर दी है, जिसमें कि 8.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे ही 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। आपको बता दें कि महामारी के दौरान ये योजना किसानों के लिए बहुत ही मददगार साबित हो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं में समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। किसानों की आर्थिक मदद के लिए सरकार ने कई बड़े कदमों का ऐलान किया है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में सरकार सहायता राशि ट्रांसफर करती है। दोस्तों अगर आप किसान हैं तो आपके खाते में भी पीएम मोदी द्वारा भेजे गए पैसे आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो कमेंट जरूर कीजिए और नहीं भी आए होंगे तो भी कमेंट जरूर करें। दोस्तों देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि मोदी सरकार पर राहुल गांधी का निशाना, कहा कि देश जब जब भावुक हुआ फाइलें हुई गायब। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। इस बार राहुल गांधी ने दस्तावेज गायब होने के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि जब जब देश भावुक हुआ है फाइलें गायब हो गई हैं। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल पूछते रहे हैं। अब राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि जब जब देश भावुक हुआ फाइलें गायब हो गई हैं। माल्या हो या राफेल, मोदी हो या चौकसी, गुमशुदा लिस्ट में लेटेस्ट है चीनी अतिक्रमण वाले दस्तावेज। ये संयोग नहीं, मोदी सरकार का लोकतंत्र विरोधी प्रयोग है। दोस्तों आपको बता दें कि वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अब चीन से जुड़े दस्तावेजों को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। दरअसल हाल ही में रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज को लेकर काफी विवाद देखने को मिला था। विवाद के कारण इस दस्तावेज को मंत्रालय की वेबसाइट से हटा लिया गया है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि भूल जाएं कि हम चीन के सामने खड़े हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन का नाम तक ले पाएं। चीन के अतिक्रमण की बात कबूलने वाले दस्तावेज को रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से हटाया गया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब आवाज से होगी महामारी की जांच। आदित्य ठाकरे बोले, साबित होगी नई तकनीक। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से है। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब महाराष्ट्र सरकार महामारी की टेस्टिंग के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। इस तकनीक के बाद आवाज से ही महामारी की जांच हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करके बताया है कि बीएमसी आवाज के नमूनों का उपयोग करके एआई आधारित महामारी टेस्टिंग का एक परीक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि आरटी और पीसीआर टेस्टिंग भी होती रहेगी, लेकिन दुनिया भर में टेस्ट की गई तकनीकें साबित करती हैं कि महामारी ने हमारे स्वास्थ्य ढांचे में तकनीक के उपयोग से चीजों को अलग तरह से देखने और विकसित करने में मदद की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महामारी से निपटने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। ऐसे में वॉइस सैंपल से टेस्टिंग भी एक अलग ही कदम होगा। राज्य में महामारी की स्थिति पर बात करें तो शनिवार को 11,081 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इसके बाद मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा 3,38,262 हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर दें फसल नुकसान की सूचना, 72 घंटे में जानकारी देना होगा जरूरी। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां सूखे से फसल झुलस रही है, तो देश के तमाम हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़ से फसल बर्बाद हो रही है। कुदरती आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल के लिए एक सुरक्षा कवच है। नुकसान होने पर 72 घंटों में फसल खराब होने की शिकायत
स्थानीय कृषि कार्यालय, किसान हेल्पलाइन नंबर या फिर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर दर्ज करा सकते हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिन किसानों की फसल सूखे या बारिश से बर्बाद हुई है, उन्हें इसकी सूचना फौरन ही बीमा कंपनी को दे देनी चाहिए। नियम के मुताबिक फसल खराब होने की दशा में 72 घंटे के अंदर किसान को इसकी जानकारी फसल बीमा कंपनी को देनी होगी। नामिक बीमा कंपनियां इसकी सूचना संबंधित प्रशासन को देगी। तो दोस्तों, अगर आपने भी बीमा करवाया है अपने फसल का तो उसका ध्यान रखिएगा और 72 घंटे के अंदर ही इसकी शिकायत जरूर दर्ज कीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनेगी दिल्ली, कम खर्च, सब्सिडी और साथ में कई लाभ। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी में अगले 4 वर्षों में बिजली से चलने वाले 25% वाहनों का पंजीकरण किया जाना है। इनमें कार, बस, ई रिक्शा आदि शामिल होंगे। पर्यावरण जानकारों के अनुसार सर्दियों के समय तकरीबन 30% प्रदूषण वाहनों की वजह से होता है। बिजली से चलने वाले वाहन पर्यावरण के लिए अनुकूल होंगे, जिससे कि हवा भी स्वच्छ होगी। इन वाहनों को पार्किंग की सुविधा विशेष तौर पर मिले, इसके लिए बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव करके पार्किंग स्थल पर कम से कम 20% पार्किंग में चार्जिंग की सुविधा देने के प्रावधान निकायों द्वारा किए जा रहे हैं। सरकार ने भी खरीदी जाने वाली नई बसों में से 50% ई बसें खरीदने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाना है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में अगर बिजली से चलने वाली कार खरीदते हैं तो उस पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा खरीदने पर 30,000 की छूट मिलेगी। माल ढोने वाले वाहन खरीदने पर 30,000 तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा पेट्रोल डीजल वाहन बदलकर नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर क्रैपिंग इंसेंटिव भी मिलेगा। सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क की छूट मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि घर पर चार्जिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और घरों में पहले 30,000 चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने वालों को सरकार सब्सिडी देगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि घर बैठे मिनटों में ऐसे बुक कराएं गैस सिलेंडर, BPCL हुआ डिजिटल। दोस्तों आपको बता दें कि डिजिटल होते इंडिया में देश की दूसरी बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम भी पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। आपको बता दें कि BPCL ने रसोई गैस बुकिंग सिस्टम को हर तरीके से ऑनलाइन कर दिया है। अब आप घर बैठे हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के जरिए भी गैस सिलेंडर को बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप पर गैस सिलेंडर बुक करवाने की सुविधा पूरे देश में शुरू कर दी गई है। व्हाट्सएप पर गैस बुकिंग कराने के साथ ही आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत पेट्रोलियम के देश भर में 71 मिलियन से अधिक गैस उपभोक्ता हैं। गैस वितरण के मामले में भारत पेट्रोलियम इंडियन ऑयल के बाद दूसरी बड़ी कंपनी है। आपको बता दें कि भारत पेट्रोलियम का भारत गैस के नाम से रसोई गैस वितरण का कारोबार है। कंपनी ने अपने ग्राहकों को गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए व्हाट्सएप सर्विस शुरू कर दी है। रसोई गैस उपभोक्ता व्हाट्सएप नंबर 1800-22434 पर अपना गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस व्हाट्सएप नंबर पर केवल उसी फोन नंबर से गैस बुक कराई जा सकती है जो नंबर गैस एजेंसी में रजिस्टर है। इस सर्विस से लोगों के लिए गैस सिलेंडर बुक कराना और भी आसान हो जाएगा। व्हाट्सएप का चलन बढ़ने के साथ ही हर कोई इसका इस्तेमाल करना जानता है। तो दोस्तों क्या आपके पास भी भारत पेट्रोलियम का गैस है? अगर गैस है तो उसको अब आप व्हाट्सएप के जरिए बुक करा सकते हैं। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि सड़कों का भी होगा बीमा, तेजी से पूरा होगा नए एक्सप्रेसवे का काम। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने CII से सड़कों का बीमा कराने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। इससे बैंक गारंटी की जरूरत खत्म हो जाएगी। इससे सड़क परियोजनाओं के लिए फंड मिलने में आसानी होगी और परियोजनाएं तेजी से पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि देश में सड़कों की स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। प्रस्तावित 22 नई ग्रीन एक्सप्रेसवे परियोजनाओं से इसमें और ज्यादा सुधार होगा। दोस्तों आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने कहा कि देश के 115 जिलों में MSME उद्योग की स्थिति में सुधार की तुरंत जरूरत है। GDP में इन इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन ये लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार देते हैं। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए CII के प्रतिनिधियों से अपने विचार देने को कहा है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी अपडेट करने और MSME क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने से अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी संख्या में सहायक इकाइयों को डेवलप करने में मदद मिलेगी। और दोस्तों आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने कहा कि बस हमें और 2 साल दे दीजिए, उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति बदल देंगे। मेरठ से दिल्ली आने से पहले 4.5 घंटे लगते थे। कर्जा लेकर 16 लेन की सड़क बनवाई गई है। अब ये समस्या समाप्त हो गई है, जिससे कि समय और तेल दोनों की बचत हो रही है। उन्होंने बताया कि देश में और 22 ग्रीन हाईवे बनाया जा रहा है, जिससे कि दिल्ली या गुजरात से दक्षिण भारत में माल ले जाना या फिर मंगाना आसान हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि किसका होगा टिकटॉक, माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर में ऐप खरीदारी की होड़। दोस्तों आपको बता दें कि टिकटॉक ऐप की खरीदारी ने अब रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। अभी तक टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशन की खरीदारी की डील में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अकेली खड़ी नजर आती थी, लेकिन अब खरीदारी की लिस्ट में ट्विटर का नाम भी जुड़ गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर भी चीनी शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक की खरीदारी की होड़ में शामिल हो गया है। आपको
बता दें कि ट्विटर ने टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशन को खरीदारी में दिलचस्पी दिखाते हुए टिकटॉक के साथ बातचीत के दौर में जुड़ गया है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते एक कार्यकारी अध्यादेश पारित करके टिकटॉक को 45 दिनों में अमेरिका से अपना कारोबार समेटने के निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस के सामने 45 दिनों के भीतर ही डील साइन करनी होगी, क्योंकि 45 दिन के बाद टिकटॉक की पेरेंट्स कंपनी पर अमेरिका में वित्तीय लेन देन पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि मिलेगा 1 लाख करोड़ का लोन, किसानों की आय और रोजगार दोनों में होगी वृद्धि। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है। कृषि बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए रियायती ऋण का विस्तार करने के उद्देश्य से सरकार ने जुलाई में 1 लाख करोड़ के फंड के साथ ही एग्री इंफ्रा फंड की स्थापना की अनुमति दी थी। इस फंड से कटाई के बाद फसल के बेहतर प्रबंधन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और कोल्ड स्टोरेज, कलेक्शन सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट जैसी सामुदायिक कृषि संपत्ति के निर्माण में मदद मिलेगी। इन सुविधाओं के शुरू होने से किसानों को उनकी फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी। कोल्ड स्टोरेज, कलेक्शन सेंटर और प्रोसेसिंग यूनिट आदि बनाने से किसान अपनी फसल को स्टोर कर सकेंगे और उसे अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकेंगे। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगले साल तक शुरू हो सकता है दिल्ली शिक्षा बोर्ड का संचालन। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को बताया कि दिल्ली के अपने स्कूल शिक्षा बोर्ड का संचालन अगले साल तक शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि अन्य राज्यों के विपरीत इस बोर्ड के नियम सरकारी स्कूलों पर लागू नहीं होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए योजनाओं का विवरण देते हुए सिसोदिया ने कहा कि बोर्ड नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित सुधारों के साथ तालमेल बिठाते हुए काम करेगा। इसका ध्यान निरंतर मूल्यांकन पर होगा, न कि साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं पर। सिसोदिया ने बताया कि हमने हाल ही में प्रस्तावित बोर्ड के साथ साथ पाठ्यक्रम सुधारों पर भी काम करने के लिए 2 समितियां बनाई हैं। एक आदर्श स्थिति ये होगी कि हम इसे अगले साल तक शुरू कर देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम निजी या सरकारी किसी भी स्कूल पर इसे नहीं थोपेंगे। हम बोर्ड को इतना समृद्ध और उपयोगी बनाना चाहते हैं कि सभी स्कूल इसके चयन की मांग करें। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने शिक्षा बोर्ड और पाठ्यक्रम सुधार के गठन के लिए योजना और रूपरेखा तैयार करने के लिए 2 समितियों का गठन किया था। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि केजरीवाल बोले कि दिल्ली में महामारी की स्थिति नियंत्रण में है। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि दिल्ली में महामारी की स्थिति नियंत्रण में है और मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी सुधर रही है। अंबेडकर नगर में एक अस्पताल के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि अगर स्थिति फिर बिगड़ती है तो सरकार उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। केजरीवाल ने उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि इस अस्पताल की कल्पना 2013 में की गई थी। ये 600 बिस्तरों वाला अस्पताल है। हम शुरू में 200 बिस्तरों का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल महामारी मरीजों के लिए किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में महामारी की स्थिति पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, सभी मापदंड ठीक हैं, स्वस्थ होने वालों की दर में सुधार हो रहा है, संक्रमण का अनुपात और मृत्यु दर भी घटी है। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये 200 बिस्तर खाली रहें। हम उस स्थिति में फिर कभी न जाएं जहां हमें इन बिस्तरों का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन स्थिति अगर फिर से बिगड़ती है तो हम उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि लुधियाना में संडे लॉकडाउन के चलते बाजार रहे बंद और सड़कों पर आवाजाही कम। दोस्तों, आपको बता दें कि शहर में महामारी के खतरे को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। रविवार को लॉकडाउन के चलते शहर के प्रमुख बाजार बंद रहे, केवल आवश्यक वस्तुओं की कुछ दुकानें ही खुली रहीं। सड़कों पर आवाजाही काफी कम रही, ज्यादातर लोग अपने घरों में ही रहे। आपको बता दें कि शनिवार रात को 9 बजे से कर्फ्यू रहा और फिर सुबह से ही संडे लॉकडाउन चल रहा है। किसी को भी बिना काम के बाहर निकलने की कोई भी इजाजत नहीं है। इस दौरान शहर में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने राज्य के 3 जिलों लुधियाना, जालंधर और पटियाला में रात का कर्फ्यू भी लागू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि शहर के प्रमुख बाजार सहित सभी बाजार बंद रहे। लोगों को घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सरकारी नियमों की अवहेलना करने पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ का ट्रेनों पर असर, संपर्क क्रांति सहित कई के मार्ग बदले। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ के गहराते कहर के कारण कई जिलों में तबाही का आलम है। इसका ट्रेनों पर भी असर पड़ रहा है। उत्तर बिहार के दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड पर पानी का दबाव गंभीर बना हुआ है। इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। समस्तीपुर रूट से जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सहित 4 ट्रेनों का रूट भी बदल दिया गया है। अब ये ट्रेनें सीतामढ़ी होकर जा रही हैं। बाढ़ के कारण इस रूट की कई ट्रेनों का आंशिक समापन और प्रारंभ भी किया गया है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली और फरीदाबाद के कई इलाकों में बारिश हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली और फरीदाबाद में हल्की बारिश हो रही है, जबकि नोएडा में बादल छाए हुए हैं।
हैं, यहाँ भी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले रविवार तड़के सुबह दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई थी। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने रविवार को मध्यम और सोमवार को झमाझम बारिश होने की संभावना जताई है। मानसून उत्तर की दिशा से होते हुए दिल्ली एनसीआर में पहुंचेगा। साथ ही अरब सागर से पश्चिमी दिशा से और बंगाल की खाड़ी से पूर्वी दिशा से भी हवा दिल्ली एनसीआर में पहुंचेगी। आपको बता दें कि मौसम की इन गतिविधियों के प्रभाव से दिल्ली एनसीआर में 12 अगस्त तक अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। इस दौरान तेज हवा के साथ आंधी भी चल सकती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।